हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसमें एक रिमूवल प्रोसेस के बारे में आप लोगों को यहां पर समझने की कोशिश करनी है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज मैंने जानबूझकर गलत लिखी हुई है, क्योंकि कई बार अलग अलग किताबों में भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ रिमूवल वर्ड नहीं लेकिन इंपीचमेंट शब्द देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब आप अपनी मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ इंपीचमेंट वर्ड आप कभी भी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे रिमूवल वर्ड। इसके दो मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन, इंपीचमेंट शब्द जो है उसका मतलब रिमूवल ही होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के साथ लगाया जाता है आर्टिकल नंबर 61 में। अगर आप कोई भी बेयर एक्ट अपने हाथ में लेते हैं और आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक या फिर क्लॉजेस सब क्लॉजेस के साथ 470 तक सारे आर्टिकल्स अगर आप देखते हैं तो इंपीचमेंट शब्द आपको सिर्फ आर्टिकल 61 में देखने को मिलेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के साथ। पहली चीज। दूसरी चीज, इंपीचमेंट शब्द को अगर हम लोग हिंदी में समझें तो उसे हम लोग कहते हैं महाभियोग। इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करें, जो आपने 10th क्लास में हिंदी में ऑफ कोर्स किया ही होगा, संधि विच्छेद करने पर महाभियोग शब्द का मतलब होता है महान अभियोग। अभियोग का मतलब पद से हटाना और महान मतलब वेरी ग्रेट या टफ। अब अगर आप प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को देखें तो उसमें हमें टोटल मेंबर्स के 2/3 वोट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में टोटल मेंबर्स के 2/3 नहीं लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इंपीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ लगाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ नहीं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा। हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो अब देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हमें हटाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटा रहे हो तो वहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है। रीजन सबसे पहला तो यह हो सकता है कि इनकैपेसिटी, हो सकता है कि जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है वो शायद इतना केपेबल इनफ था नहीं, इतना योग्य था नहीं, लेकिन फिर भी किस्मत के सहारे या फिर किसी तरीके के जुडिशरी के नेपोटिज्म की वजह से वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें तो वो कैपेसिटी है ही नहीं जो इसे पोस्ट दी गई थी, तो उसे इस रीजन से हटाया जा सकता है। दूसरी चीज हो सकती है इसका मिसबिहेवियर। अब देखिए, मिसबिहेवियर को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी रिश्वत ले ली या करप्शन कर लिया, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको लीक कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा काम किया जो प्रोटोकॉल के तहत उस सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं करना चाहिए था। इन सारी की सारी चीजों को आप मिसबिहेवियर की कैटेगरी में रख सकते हो। वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड और ब्रॉड है। तो अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एलिगेशन आता है कि वो इनकेपेबल है या फिर उसने मिसबिहेव किया है, तो आप उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। अब इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि आपको पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रपोजल या फिर प्रस्ताव। अब इस रिजोल्यूशन में हम लोग सीधे वोट करके सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा देते, हम रिजोल्यूशन लेकर आते हैं ताकि पार्लियामेंट में, चाहे अपर हाउस या लोअर हाउस में, एटलीस्ट हम लोग एक डिस्कशन शुरू कर सकें, यानी कोई काम शुरू कर सकें। अब ये रिजोल्यूशन अगर आपको लेकर आना है तो अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट में रिजोल्यूशन लेकर आते हैं तो आपको 543 में से 100 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत होती है, या फिर अगर राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन लेकर आते हैं तो 50 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आपने ये रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के अगेंस्ट लोकसभा में पास किया है तो ये जो आपका रिजोल्यूशन है वो लोकसभा स्पीकर, विच इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, उसके पास जाता है। और अगर यही रिजोल्यूशन आपने राज्यसभा में 50 मेंबर्स के साथ पास किया है तो ये रिजोल्यूशन आपका राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाता है। अब आती है एक इंटरेस्टिंग यहां पर स्टेज। जब भी आपका रिजोल्यूशन स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन पर यह डिपेंड करता है कि वो उस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर स्पीकर या चेयरमैन ने वो रिजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया तो यह सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल वहीं के वहीं पर रोक दिया जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर वही स्पीकर या चेयरमैन 3 मेंबर्स कमिटी फॉर्म करते हैं। अब इस कमिटी
कमिटी में 3 जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे हैं आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरे हैं आपके स्पेशल ज्यूरिस्ट। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक ही मेंबर है जो फिक्स्ड है, विच इज बेसिकली द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनने की जो प्रोसेस है वो भी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज की डेट में 2024 में अगर आप देखें तो पूरे के पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि 25 हाई कोर्ट में 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो इन 25 चीफ जस्टिस में से किसको लिया जाए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ। और फर्स्ट और सेकंड मेंबर मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि जो तीसरा मेंबर है स्पेशल ज्यूरिस्ट, यानी कि कानून का जानकार या कानून विशेषज्ञ, वो कौन होगा। यानी पहला मेंबर डिसाइड करता है कि दूसरा मेंबर कौन होगा और पहला और दूसरा मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि तीसरा मेंबर कौन होगा। अब यह कमेटी जो है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का एलिगेशन या आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है या गलत है। मान लीजिए कि अगर उस रिपोर्ट में यह आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज गिल्टी नहीं हैं, यानी उन पर जो एलिगेशन या आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से झूठे हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन अगर इस कमिटी में यह बोल दिया जाता है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज पर वो पूरी तरीके से सच हैं और उसको गिल्टी मान लिया जाता है उस रिपोर्ट में, तो उसके बाद यह रिपोर्ट और रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के सामने फिर से पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है वोटिंग के लिए, और फिर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग करवाई जाती है। अब आप यह समझिए कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी में यहां पर मतलब है यह है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और वो जो 2/3 है वो टोटल मेंबर्स का 50% से ज्यादा होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्पेशल मेजॉरिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि आप किसी एक क्लासरूम में बैठे हो और उस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मैं ये कहूंगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। अब मैंने इन 100 स्टूडेंट्स को कहा कि भाई सभी लोगों को कल आना है क्योंकि हमें स्पेशल मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। तो मान लीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं आते, सिर्फ कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 90 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये जो 90 स्टूडेंट्स हैं ये प्रेजेंट हुए और ये सारे के सारे वोट करेंगे, तो मैं इन 90 स्टूडेंट्स को क्या कहूंगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है वो टोटल मेंबर्स के 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब अगर 90 स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है और इसका 2/3 हम लोग निकालें तो कितना निकल के आएगा, 60। अब ये जो 60 है वो कितना है, हमारा 2/3 है। अब ये जो 2/3 है ये टोटल मेंबर्स का कितने से ज्यादा होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा। तो यानी कि 60 जो है वो 50 से बड़ा है ना, 60 50 से ज्यादा है, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हम थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दें और 90 की जगह हम लोग बोलते हैं सिर्फ 60 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो 60 का अगर 2/3 हम लोग निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, सिर्फ 40 निकल के आएगा। तो क्या ये 40 टोटल मेंबर्स के 1/2 से ज्यादा है, जी नहीं, ये नहीं है, तो ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं कहलाएगी। तो प्लीज स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब समझिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 टोटल मेंबर्स के 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। वैसे मेजॉरिटी खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको आईएएस ओरिजिन के पोर्टल पे ही आने वाले वीडियोस पे डिटेल में उस पे एक वीडियो देखने को मिलेगा। खैर वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल पर। तो अगर ये गिल्टी रिपोर्ट आ जाती है पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में इंडिविजुअली स्पेशल मेजॉरिटी से ये बिल पास कर देता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर एसेंट कर देता है, यानी कि सिग्नेचर कर देता है, अपनी परमिशन दे देता है और सुप्रीम कोर्ट के जज को उसी वक्त उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब एक चीज इसमें प्लीज आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को यहां पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने पहला मेंबर किसको बनाया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा रहे हैं तो इस कमेटी में तो आप सीजीआई को रखेंगे नहीं, तो सीजीआई की जगह जो दूसरे पर्सन आएंगे वो रहेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। जैसा कि एक केस में हाल ही में पिछले कुछ सालों में दीपक मिश्रा के साथ हुआ था। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और दीपक मिश्रा के खिलाफ
राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास हुआ था 50 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ, और उस वक्त इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के चेयरमैन थे वेंकैया नायडू, जो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले अर्बन और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन थे, उन्होंने उस रिजोल्यूशन को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया था और वो रिमूवल हो ही नहीं पाया था। वैसे इस तरीके का एक और केस आपको देखने को मिलता है 1993 में। वी रामास्वामी हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ रिजोल्यूशन भी पास हुआ था, स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट भी किया था, कमिटी भी बैठी थी और कमिटी ने रिपोर्ट में वी रामास्वामी को करप्शन के चार्जेस में गिल्टी भी पाया था। पार्लियामेंट में लेकिन जब वोटिंग चल रही थी तो बहुत सारी उन पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने वॉकआउट कर लिया था लोकसभा से और वी रामास्वामी का रिमूवल नहीं हो पाया था। अदरवाइज वी रामास्वामी हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते जिनका रिमूवल किया जा सकता था। वैसे आज की तारीख में अगर आप 2024 तक देखें तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल अब तक सक्सेसफुली नहीं किया गया है। अब एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की जो प्रोसेस होती है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस आपके हाई कोर्ट के जज की रिमूवल की भी होती है। प्लीज रिमेंबर दिस। और एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपके सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के भी रिमूवल की होती है, और एग्जैक्टली यही प्रोसेस आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की भी होती है। तो देखिए आज की डेट में अप्रैल 2024 में जो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं वो इन 3 की दे सकता हूं, चौथे की गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की प्रोसेस और इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शायद आने वाले कुछ महीनों में एक बिल से चेंज कर दी जाए। तो आप फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, हाई कोर्ट के जज का रिमूवल और सीएजी का रिमूवल एक जैसा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल अभी हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी क्या कंट्रोवर्सी है इसे हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए। इसी तरह आपको यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स को आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आईएएस ओरिजिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।